हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अरीना में स्वागत है। आज हम लोग 11 फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है एआई समिट को लेके। मोदी अराइव्स इन फ्रांस फॉर एआई समिट विथ माइक्रोन। ये आर्टिकल हिंदू से हमने लिया हुआ है। दूसरा आर्टिकल सेम आर्टिकल है, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस में इंडिया फ्रांस और एआई को लेकर लिंक है, जिसमें अपने को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन, दूसरा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा इंडिया एआई मिशन। ठीक, तो ये आर्टिकल सेलेक्ट करने के पीछे रीजन ये कि 2018 में साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इंटरनेट ऑन थिंग्स वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन हमने नीचे अटैच कर रखा है। ये आर्टिकल कवर करने के बाद अपन देखना शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लें कि पहला एआई समिट जो हुआ था वो यूके में हुआ था, ब्लेचले पार्क में। ठीक, इसी के बेस पे ये डिक्लेरेशन हुआ, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन एआई से रिलेटेड है। ठीक, इसमें यही कहा गया था जो एआई जो होगा वो एआई शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सेकेंड एआई समिट सियोल साउथ कोरिया में हुई थी मई में। यहाँ साउथ कोरिया ने इस डिक्लेरेशन को, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन को रीअफर्म किया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बोला। ठीक, तीसरी समिट फिलहाल में जो होने वाली है वो कल से शुरू होगी फ्रांस में, पेरिस में, जिसमें फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया एज ए को चेयर। ठीक, एक चीज इसमें और जानने वाली है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ओईसीडी का एक सपोर्टेड मल्टी स्टेक होल्डर वो है, ग्रुपिंग है, जिसमें एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें डेवलपमेंट की होती हैं। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ठीक, और 2024 के लिए इंडिया इसका हेड है जीपीआई का। ठीक, अपने चार चार चीज़ें जान ली। एक कि ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एआई से। सेकेंड समिट सियोल में हुई थी, वो भी एआई से रिलेटेड है। और तीसरी जो अपकमिंग चल रही है फ्रांस में, वो कल से शुरू होगी। और एक चीज और कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ओईसीडी का ग्रुप है, एआई से रिलेटेड है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक, अब चलते हैं अपने वो क्वेश्चन पे। हाँ, और इंडिया ने जो एआई मिशन शुरू किया है उसमें फंड मतलब 10,371 करोड़ रुपए का इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड किया, ताकि इंडिया में एआई को इनोवेट किया जा सके। और सेम चीज़ें हैं कि उसका फोकस जो डिजिटल डिवाइड उसको कम करते हुए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें वो हैं। ये क्वेश्चन अपने 2018 का इंटरनेट ऑन थिंग्स से है। इतना लंबा पैराग्राफ आप पढ़ लेना इसको। ठीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है ये। दूसरा आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस से। ये अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन से रिलेटेड है। और ये आर्टिकल सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि 2017 में यूपीएससी पीटी में इंडियन ओशन डाइपोल से क्वेश्चन आ चुके हैं, इंडियन ओशन डाइपोल से। इसी के बेस पे हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया है। इस आर्टिकल में इंसो के बारे में, ला नीना के बारे में और एल नीनो के बारे में बात हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंसो होता क्या है। इंसो का फुल फॉर्म होता है एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। ये जो एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन होता है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो तीन कंडीशन में ये होता है। अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर वार्म है, हॉट है, तो ये एल नीनो कहलाता है। और अगर ये कूल है तो ला नीना। या हमने मेंशन कर रखा है कि अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का अगर टेम्परेचर कूलर है वार्म पैसिफिक के साइड से, तो वो ला नीना। अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर वार्म है वेस्टर्न के कंपेयर, तो वो एल नीनो। ठीक, तो हाई टेम्परेचर एल नीना, लो टेम्परेचर ला नीना।
ठीक। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर एल नीनो की कंडीशन है, मतलब वार्म वाटर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से होते हुए इंडियन कोस्ट में सदर्न कोस्ट से एंट्री करते हुए वार्म वाटर आके अपने मानसून को इफेक्ट करता है, जिसके वजह से इंडिया में रेनफॉल कम होता है। ठीक। सिमिलर कंडीशन इंडोनेशिया में भी होती है कि अगर एल नीनो है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्रॉट लाइट कंडीशन होंगी। दूसरा चीज़ ला नीना, ये कूलिंग कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन जो होती है इंसो की वही ला नीना, जिसमें कूलिंग कंडीशन। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का अगर टेम्परेचर कूल है कंपेयर टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, उस कंडीशन को ला नीना बोलते हैं। इसमें होता क्या कि जो कूल वाटर होता है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन तक आता है, जिसकी वजह से मोर प्लांट ग्रो होते हैं और कार्बन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और उसी प्लांट की वजह से एरोसोल का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होता है। एरोसोल वाला ये क्वेश्चन 2021 में एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया हुआ था, इसीलिए हमने इसको यहाँ मेंशन किया कि एरोसोल का इम्पैक्ट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है ये। ठीक। सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है क्लाउड फॉर्मेशन होने से। ठीक। अब एल नीनो और ला नीना को यहाँ कंपेयर करके दे रखा है। एल नीनो में ट्रेड विंड जो होती है वो वीकेंड हो जाती है, ला नीना में स्ट्रॉन्गर होती है, और ला नीना में विंड जो है वार्मर वाटर में वेस्ट की डायरेक्शन में चलती है। ठीक। सरफेस टेम्परेचर ये सब देख लेना आप एक बार इसे अपने हिसाब से। ठीक। तीसरा आर्टिकल हमने सर्कुलर इकोनॉमी से लिंक लिया हुआ है, सॉरी पाइनियर से लिया हुआ है, पाइनियर न्यूज़पेपर से। ये अपने जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी, और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी उससे रिलेटेड है। ठीक। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक। तो ये सिमिलर क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन में एयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, कैसे मोनेटाइज करते हैं वो, ये इकोनॉमी वुमन एम्पावर के थ्रू, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। आइए जान लेते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है। ठीक। एक डायग्राम के थ्रू यहाँ हमने अटैच कर रखा है कि लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, कि आदमी एक तरीके से कोई चीज़ खरीदा, यूज किया, फिर उसको फेंक दिया। रिसाइकिल में क्या होता है, रिसाइकिलिंग इकोनॉमी की यूज किया, मेक किया, फिर से रिसाइकिल किया, फिर लास्ट में सेकेंड टाइम यूज करने के बाद वो फेंक दे, यूज में ना रहना। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में अपन कोई भी गजेट लिए, ठीक, उसको रिटर्न किए, मैन्युफैक्चरर को यूज करने के बाद फिर उससे उसको रिपेयर करवाएं, रिसाइकिल करवाएं और फिर से यूज किए, मतलब यहाँ वेस्ट का चांस बहुत कम है। ठीक। ये सर्कुलर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी की एग्जैक्ट डेफिनेशन यूएन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज ए मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग। तो 4R, कोई भी आइटम को रीयूज करना, रिपेयर करवाना, रिफर्बिश करवाना और रिसाइकिल करवाना। ठीक। ये यूएन की डेफिनेशन है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। और यहाँ हमने ये डायग्राम में 8R करके दे रखा, सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल होता है इसमें। सबसे पहले रूट, ठीक, उसके बाद सॉरी रिपेयर, फिर रिसाइकिल, फिर से रिकवर, फिर से रिफ्यूज, रीथिंक, रिड्यूस एंड रीयूज। जितने भी आर वाली चीज़ें हैं, रीथिंक, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीथिंक, ये रिकवर, ये सारी चीज़ें सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है।
ये तो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। ठीक, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी कैसे इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लें कि यूनाइटेड नेशन का ये डाटा है कि रफली 2.1 बिलियन टन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है ग्लोबली एवरी ईयर, जिसमें इंडिया भी पीछे नहीं, इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है, ई वेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्री में, जिसमें कि ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि इंडिया ने 2023 और 2024 में एक साल में इधर 21 के रेस्पेक्ट में 1.751 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट किया, जिसमें एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन ये है कि 74.53% इंक्रीज हुआ है। ठीक, और ओनली 22% जो वेस्ट है वो प्रॉपर रिसाइकल्ड है। समझिए इसको ध्यान से कि सिर्फ और सिर्फ 22% फॉर्मल सेक्टर से रिसाइकल, प्रॉपर रिसाइकल्ड यही है। बाकी जो 78% है वो इनफॉर्मल चैनल से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मैनेज किया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है कबाड़ी वाले के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वाई वी नीड सर्कुलर इकोनॉमी, हमें सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज करिए आप मोबाइल लिए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेता है आदमी, तो यूज करता है, फिर यूज करने के बाद क्या करता है, फिर उसको या तो फिर कूड़े वाले के पास, कबाड़ी वाले के पास कहीं फेंक दिया। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो कहीं अगर उसको हम डंप कर दिए लैंडफिल में या फिर कहीं फेंक दिए या फिर किसी कबाड़ी वाले को इनफॉर्मल रिसाइकलर को दे दिए, तो वो अनसेफ मेथड से उसको कहीं फेंकना, डिस्पोज करना, उससे होगा क्या कि जितने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, वो लीच करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस सॉइल में, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, हमारे हेल्थ पे भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए भी सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत है। ठीक, दूसरा रीजन क्या है कि हमें साइकिल सर्कुलर इकोनॉमी क्यों चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर आर्टिकल में ही बताया कि 22% ऑफ इंडिया वेस्ट आर ओनली रिसाइकल्ड विथ प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर, बाकी रेस्ट ऑफ द 78% कबाड़ी वाले के पास जा रहा है, वो कहीं भी यूज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक, इसके लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी की ये भी ज़रूरत है। ठीक, तीसरा ये है कि अगर नहीं कर रहे हैं, अगर अपन रिपेयर रिफर्बिश अगर ये नहीं करेंगे तो इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कार्बन एमिशन को बढ़ाएगा। ठीक, तो वो हमारे वैल्यूबल रिसोर्स और इन सब चीज़ों को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फिर एक चीज़ और इसमें कही जा सकती है कि अगर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में स्टार्टअप बहुत कम है, तो जो हमारे न्यू जनरेशन यूथ है उनको इनोवेट किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो इसमें आए और सर्कुलर इकोनॉमी पार्टिसिपेट करें, स्टार्टअप डालें जिसमें कि वो इको फ्रेंडली इनोवेशन कर सकें। ठीक, और जिससे कि इकोनॉमी इम्प्रूव हो, ये सेक्टर बूम हो सकते हो सके। ठीक, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने में। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी भी लाई थी, जिसका काम क्या था कि वेस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना। स्वच्छ भारत मिशन हमने देखा ये इम्प्रूव सैनिटाइजेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल वाटर डिस्पोजल के बारे में भी ये बताता है। अटल इनोवेशन मिशन में अपने क्या है, ये थिंक टैंक है जिसमें सस्टेनेबिलिटी और ये सब चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया है। लाइफ लाइफ जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कैंपेनिंग, ये मोदी साहब ने COP26 में 2021 में लॉन्च किया था। इसका जो मेन एम था वो सेंसिटाइज करना लोगों को कि अपने हैबिट में, वो डेली लाइफ में ग्रीन हैबिट को इन्वॉल्व करें, इनकलकेट करें, जिसकी वजह से पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें कम हो। लास्ट में एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करने से नहीं होगा। ठीक, करना क्या होगा, अल्टीमेट आदमी को अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, कल्चर ऑफ वेस्ट टू कल्चर ऑफ वैल्यू। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट कल्टिवेटिंग ए शिफ्ट इन माइंड सेट फ्रॉम कल्चर ऑफ वेस्ट टू कल्चर ऑफ वैल्यू। ऐसे स्टेटमेंट्स हम अपना ये स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक, अब ये आर्टिकल हमने पाइनियर से लिया हुआ, ये अपने जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उससे लिंक है, जिसमें 2023 में मेंस में
क्वेश्चन आ चुका है एमएसएमई से रिलेटेड, और 2023 में पीटी में भी एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक, तो आइए देखते हैं कि एमएसएमई क्या होता है। ये रहा क्वेश्चन 23 वाला, मेंस वाला, कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। ठीक, ये 23 का है, और सेम क्वेश्चन पीटी में भी आया था। एमएसएमई का ये पूछा हुआ कि क्या इनका मीडियम इंटरप्राइजेज का वो लिमिट है इन्वेस्टमेंट का, और कौन इसको लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट बजट 2025 जो भी हुआ है, इसमें निर्मला सीतारमन ने इन्वेस्टमेंट में 2.5 टाइम्स का इंक्रीमेंट किया है, और टर्नओवर जो लिमिट थी एमएसएमई की उसको 2 टाइम्स। तो पहले क्या था कि पहले माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज की जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो 1 थी, और उसको रिवाइज करके 2.5 टाइम्स बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया। ठीक, टर्नओवर डबल हुआ है। पहले माइक्रो इंटरप्राइजेज का टर्नओवर 5 करोड़ हुआ करता था, उसको डबल करके 10 करोड़ कर दिया गया। स्मॉल का वैसे ही करंट में फिलहाल में भी क्या है कि 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट, और उसको बढ़ा के 2.5 टाइम्स 25 करोड़, और वैसे ही टर्नओवर 50 और रिवाइज कर दिया 100। ठीक, मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और रिवाइज कर दिया इसका 2.5 टाइम्स, ठीक, 125 करोड़, और करंट में ये है। तो अपने को क्या याद रखना है, ये तीनों डाटा जो रिवाइज हुए हैं, ठीक, तो कुछ नहीं, 8 10 और 5, 2.5 का 10 गुना 25, 25 का 5 125, वैसे ही 1 10 5, 10 का 10 100, 100 का 5 500। ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट है, क्या टर्नओवर है। ठीक, ताकि अगली बार जब कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप हैंडल कर सकें। ठीक, आइए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं कि एमएसएमई क्या क्या कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीडीपी में, इकोनॉमी में एमएसएमई का। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अकॉर्डिंग 63 मिलियन इंटरप्राइजेज जो हैं वो हैं, जिसमें 39 माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। ठीक, और ये एमएसएमई 3% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के, और 45% टोटल एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक, फिजिकल ईयर सितंबर मतलब सितंबर तक 11 मिलियन जॉब ऐड किया गया है एमएसएमई में, जिसमें टोटल 121 मिलियन है, और ये टारगेट है कि एमएसएमई सेक्टर 2028 तक 1 ट्रिलियन तक ग्रो करेगा। तो एमएसएमई में हमने 3-4 चीज़ें देख ली, जैसे ये कि ये 30% जीडीपी, 45% एक्सपोर्ट, और 121 मिलियन जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक, टारगेट है इसका 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाई 2028। ठीक, कुछ इशू है एमएसएमई सेक्टर में, जैसे एमएसएमई में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, रेगुलेटरी और कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं होता। क्रेडिट लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस है इसका, टाइम पे लोन नहीं मिलता, लोन मिलता भी टर्म्स कंडीशन ऐसे होते हैं कि बाद में रिटर्न करने में इशू आता है। ठीक, टेक्नोलॉजिकल लैग है, डिजिटल लिटरेसी है। ठीक, आज के ज़माने में एआई और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनको ये फील हो रहा है कि मैनुअल जो काम है वो इम्पैक्ट होगा इनसे। डिजिटल लिटरेसी है। ठीक, डिले इन पेमेंट है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज और लिमिटेड मार्केट रीच है, जो जहाँ का वो वहीं, उसके बाहर लोकल प्रोडक्ट आ ही नहीं पा रहा है कहीं पे। ठीक, तो क्या क्या किया जा सकता है इस बार बजट में, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। उसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने इन सब चीज़ों को जो जो चैलेंज है उसको एड्रेस करते हुए एक एक चैलेंज को एड्रेस किया। जैसे क्या किया कि जो इनका ये लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस था उसको एड्रेस करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो होती है उसको डबल कर दिया। पहले 5 करोड़ की क्रेडिट होती थी लोन की एमएसएमई की, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। ठीक, ये जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको डबल कर दिया इस वाले बजट में। ठीक, दूसरा क्या है कि ग्लोबली अगर compete करना है एमएसएमई को, उसके लिए उन्होंने लोन बूस्ट कर दिया 20 करोड़ तक। ठीक, एक क्रेडिट कार्ड भी इशू किया एमएसएमई के लिए, एमई कार्ड। ठीक,
इसकी क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ रुपए तक की है, ठीक, जो कि इनकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करेगा और मैनेज करेगा, ठीक। और चूंकि एमएसएमई सेक्टर में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा 35% के आसपास है, तो उसको एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखते हुए ये टारगेट रखा गया है कि जो 5 लाख तक का लोन होगा वो फर्स्ट टाइम वुमेन, एससी और एसटी इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा इसमें, ठीक। और रिवीजन ऑफ एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो हमने अभी फिलहाल में देखा कि टर्नओवर 2 टाइम्स और इन्वेस्टमेंट 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक। और भारत ट्रेड नेट ये इसलिए किया गया कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दिया जाए एमएसएमई को, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वो इंटीग्रेट हो सके, फाइनेंशियल सोल्यूशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें, ग्लोबल लेवल पे, ठीक। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये एम्ड है किस लिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, स्पेशली एमएसएमई के द्वारा, ठीक, ताकि उनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो डाउन हो, इनोवेशन हो सके, उनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, एडाप्टेशन हो, मार्केट को एक्सपेंड किया जा सके, ठीक। इन सब के होते हुए भी कुछ अभी भी गैप हैं जिसको एड्रेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स वो है, कंप्लायंस है, या फिर रेगुलेटरी फीचर जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और ख़ास करके जैसे जीएसटी फिलिंग हो गया, लेबर लॉ हो गया, इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस इजीली नहीं मिलता, इन सबको कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन भी इस आर्टिकल में दे रखा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस या फिर जो इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस उसको सिंप्लीफाई करिए, उनको सिंगल विंडो क्लीयरेंस के द्वारा प्रोवाइड करवाइए, ठीक। एक्सपोर्ट इंसेंटिव एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन विथ बायोटेक्स, भारत ट्रेड नेट, ठीक। ये भी जो हायर लॉजिस्टिक कास्ट है, ट्रेड बैरियर है, टैरिफ बैरियर वो उनको एड्रेस करेगा, ठीक। और ये एक्सपोर्ट सेंसिटिव सिमिलर, मतलब जैसे चाइना ने, वियतनाम ने अपने कंट्री में एमएसएमई को प्रमोट किया, सेम तरीके से हम लोग भारत ट्रेड नेट से एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, ठीक। टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल एडाप्टेशन गैप है, जिसमें डिजिटल ट्रेनिंग और प्रोग्राम के थ्रू ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक। एक्सेस टू क्रेडिट एंड चैलेंज ऑफ लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एरिया, इसके लिए ये एमी कार्ड इनिशिएटिव इस बजट में अनाउंस किया गया। लास्ट में हाई कास्ट ऑफ क्रेडिट एंड डिले पेमेंट, ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट ने चीपर लोन प्रोवाइड एट चीपर या लोअर इंटरेस्ट, जो कि एमएसएमई को यूटिलाइज करे, हेल्प करे और उनका ग्रोथ बेटर तरीके से हो, ठीक। ये कुछ चीज़ें थी जो अपने मेंस में जीएस पेपर 3 में एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट्स के बाई इफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज रिफॉर्म, कौन कौन से रिफॉर्म, जैसे हमने ये बताई, एमई कार्ड हो गया, और भारत ट्रेड नेटवर्क हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी, जीएसटी फाइलिंग को कम करना, लेबर लॉ को सही से रखना, ये सारी चीज़ें देखते हुए इंडिया कैन रियलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स एमएसएमई सेक्टर एंड कंटिन्यू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेलेवेंस, ये इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। और ये उसके बाद ये आर्टिकल हमने हिंदू से साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से लिया है आज। इसमें बॉम्बे ब्लड की बात हुई है। ये आर्टिकल लेने के पीछे रीजन ये है कि सिमिलर क्वेश्चन 2021 में प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में पूछा था, बेसिक बायोलॉजी, 2022 में बी सेल एंड टी सेल के बारे में पूछा हुआ है, और 20 में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में, ठीक। और 21 में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जो माइक्रो कॉन्ट्रियल डिजीज का ट्रांसफर रोकते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जिसमें अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है, सेम कुछ खास नहीं, ये 1952 में वाई एम भिंडे के द्वारा डिस्कवर किया गया मुंबई में। ये डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें न तो ए एंटीजन न ही बी एंटीजन, कोई सा भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको किसी भी ग्रुप से, चाहे ए हो, बी हो, चाहे ओ हो, ब्लड
नहीं लिया जा सकता, ठीक। और ये 1 in 4 मिलियन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, 4 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ एक आदमी में मतलब बहुत रेयर है। और 1 मिलियन यूरोपियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन में एक यूरोपियन में, 4 मिलियन में एक वर्ल्ड में, और 1 in 10,000 इन मुंबई, 10,000 में से एक मुंबई में। इसी की वजह से इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोला जाता है। मतलब बॉम्बे में इजीली अवेलेबल है अगर देखा जाए वर्ल्ड और यूरोप के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसीलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। उसमें होता क्या है, ना ही ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है, ठीक। और ठीक है, ये आर्टिकल सीएसआर वाला है जिसको हमने कल वाले शायद न्यूज़पेपर में कवर किया था। इसके लिए हमने फिर से यहाँ की एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया सीएसआर का। क्या होता है ये सीएसआर, क्या क्या कंडीशन होती है सीएसआर की, किस किस एक्टिविटी में सीएसआर की फंडिंग हो सकती है, कहाँ इसका ओरिजिन है, क्या क्या सीएसआर नहीं है, ठीक। फिर एक आर्टिकल आ गया अपना ट्रम्प का, ये हिंदू से है, ये इंडियन एक्सप्रेस से है। जिसमें वही की डंपिंग के बेस पे डंपिंग हो रही यूएसए में, तो ट्रंप ने 25% टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम पे लगाने की बात कही है। ये आर्टिकल हमने जो WTO वाला वीडियो था संडे वाले दिन, उसमें कवर किया था कि डिक्लाइन क्रेडिबिलिटी ऑफ WTO में ये एक ऑप्शन, ये एक रीजन ये भी था कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ठीक। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डंपिंग क्या होती है, जब कोई कंट्री किसी भी अपने एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिक मार्केट से लो प्राइस पे किसी दूसरी कंट्री में बेचे। सपोज करिए अगर चाइना 10 रुपये का प्रोडक्ट इंडिया में 7.5 रुपये में ही बेच दे, वो डंपिंग कहलाती है, ठीक। इसको में काउंटर करने के लिए कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों लगाती है, ठीक। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है इंडिया में, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ये प्रपोज करेगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनल में पास करके लगाएगी, ठीक। डंपिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, जिसमें ये हमने पीपीटी ये स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दे रखा है, ठीक। आर्टिकल 20 ये भी पिछले 3 दिन से न्यूज़ में है कि तमिलनाडु गवर्नर RN रवि वर्सेज यूनियन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हमने 2-3 बार ये आर्टिकल 2-3 दिन से न्यूज़ में कवर कर चुका है शायद दीजिए, ठीक। एक आर्टिकल और आया हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन EFTA ट्रेड एग्रीमेंट में, जो कि टेपा एग्रीमेंट की बात होती है। इसमें कुछ है नहीं, ये 4 यूरोपियन नेशन आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड को मिलकर बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EFTA। ये चारों कंट्री करते हैं मिलके ये बनाते हैं। और उसमें है क्या कि लास्ट ईयर सितंबर अगस्त 2024 में ये साइन हुआ था। उसमें ये एम किया गया कि 100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर, ठीक। यही जानने वाली चीज़ इधर हमने ये अटैच कर दिया। EFTA है क्या, ये 4 मेंबर बॉडी है, इसकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein की, ठीक। EU का पार्ट नहीं है, याद रखना। और वही जो एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि 1 ट्रिलियन सॉरी ये 100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन तक का डायरेक्ट जॉब होगा अगले 15 साल।